Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination और इस सीरीज में हम MPPSC के सारे पेपर्स, सारे पार्ट्स और हर एक यूनिट को डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC पेपर 2 पार्ट ए के यूनिट 3 के सब टॉपिक दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ना हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम पहले सुना नहीं हो, बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मान के चलेंगे कि आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप नाम भी इवन पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट माना जाता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनको एक फेमस ज्यूरिस्ट है। और ज्यूरिस्ट कौन होता है? एक लॉ एक्सपर्ट, जिन्होंने लीगली बहुत ज्यादा स्टडीज की होती है, लॉ की पढ़ाई की होती है और उस फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्ट। तो ये एक लॉ के ज्यूरिस्ट या फिर लॉ एक्सपर्ट थे और इसीलिए हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा न सिर्फ इनका लॉ में बल्कि ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो लॉ के अलावा भी वो सोसाइटी के लिए भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया करते थे। तो ये सोशल रिफॉर्मर थे ना। सोशल रिफॉर्मर किसे कहा जाता है? जो कि सोसाइटी में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ वो आवाज रेस करे या फिर उसमें सुधार के लिए कुछ ट्राई करे या फिर कंट्रीब्यूट करे, उसे हम कहते हैं सोशल रिफॉर्मर ना। ये हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के भी जो जितने आर्किटेक्ट रहे उनमें से एक भीमराव अंबेडकर जी भी रहे ना। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंस से पहले या फिर ऐसे कहे कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे इंडिया में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो वो राजा जो सिस्टम चलता था वो कैसा था? हेरिडिटरी था। तो राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन अभी क्या था? रिपब्लिक था। मतलब हमारे इंडिया का जो हेड होंगे दैट इज प्रेसिडेंट, वो मोनार्की नहीं होगी या फिर वो हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉपर रिपब्लिक मतलब इलेक्शन के थ्रू डिसाइड होगा, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट हो, पर वो इलेक्शन के थ्रू ही डिसाइड किया जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ। अंबेडकर जी का बर्थ हुआ था अप्रैल 14, 1891 को। नाउ अगेन इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं, तो हम थोड़ी बहुत ट्रिक्स देखेंगे जिससे ये डेट्स वगैरह हम याद कर सकें। तो नाउ भीमराव अंबेडकर जी, नाउ इनकी बर्थ डेट क्या थी? 14 अप्रैल 1891। तो आप भीमराव, भीम अगर आप महाभारत देख चुके हैं तो उसमें एक भीम आप जानते होंगे। वो कैसे थे? वो एक अकेला इंसान चार चार इंसान को मार देता था। तो एक अकेला इंसान चार लोगों के लिए काफी था, तो एक चार के काफी था। अंबेडकर में ए से हो जाएगा अप्रैल ना। अंबेडकर और अप्रैल में 19-20 का ही फर्क है। चलो 19-20 का नहीं हो तो भी 18-19 का ही फर्क है। तो 18-19 तो क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 है ना। तो अप्रैल से अंबेडकर से आप अप्रैल याद रखेंगे, भीम से आप याद रखेंगे कि एक इंसान चार के बराबर था, तो एक इंसान चार को मार गिराता था। तो एक चार और 1891 तो 18-19 का ही फर्क है। ओके, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ एरिया में इनका बर्थ हुआ था। और इनकी कास्ट कौन सी थी? मेहर कास्ट ना। मेहर कास्ट उस टाइम पे अनटचेबल मानी जाती थी, है ना। अनटचेबल मतलब जिनके खिलाफ छुआछूत होती थी, जिनको टच करना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, उस कास्ट से बिलोंग करते थे। और इसकी वजह से जब ये स्कूलिंग किया करते थे तो उस टाइम पे इनको काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव फेस करना पड़ा था कि बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठना, दूर बैठना है, उनके साथ लंच नहीं करना। तो ये सारे काफी डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करनी पड़ी थी। इसके अलावा जैसे उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया 1907 में, मतलब स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई से। तो मुंबई में कॉलेज है एल्फिंस्टोन, वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ चले गए? यूएसए चले गए। और यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना। जब वो यूएसए तक गई है तो घूम फिर के ही वापस आते हैं। तो फिर यूएसए के बाद वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए ना। लंदन में उन्होंने क्या ज्वाइन किया? तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पे ज्वाइन किया और वहां पे उन्होंने एक थीसिस लिखी ऑन इंडियन रूपी ना। थीसिस क्या होता है कि जब भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको डिग्री लेनी होती है तो एज अ प्रोजेक्ट आपको वहां पे थीसिस लिखना होता है। दैट मीन्स एक टॉपिक पे लॉन्ग नोट लिखना होता है, लाइक अ ऐसे। तो उन्होंने वो थीसिस किस पे लिखा? इंडियन रूपी। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में अभी तक हमने क्या देखा
कि वो 14 अप्रैल 1891 में उनका बर्थ हुआ था, मेहर कास्ट में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू एरिया में हुआ था, अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी। इसकी वजह से उन्होंने स्कूल में काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की मुंबई के कॉलेज से, जिसका नाम क्या था, एल्फिंस्टोन कॉलेज। और उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए यूएसए। वहां के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर वो कहाँ चले गए, लंदन। लंदन में उन्होंने ज्वाइन किया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर उन्होंने थीसिस लिखी ऑन इंडियन रूपी। ना इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी ने 1920 में एक वीकली पेपर स्टार्ट किया था, मतलब हर वीक में एक बार ये पेपर आता था, जिसका नाम था मूक नायक। ना मूक का मतलब होता है वॉइसलेस, जिसकी आवाज नहीं है, या जो अपने बिहाफ पर आवाज नहीं उठा सकते, वॉइसलेस। नायक मतलब लीडर, तो लीडर ऑफ वॉइसलेस को हम कहते हैं मूक नायक। तो जो अपने बिहाफ पर बोल नहीं पाते, जो शांत रहते हैं, जो वॉइसलेस हैं, उनके बिहाफ पर बोलने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। इसलिए उन्होंने क्या वीकली पेपर निकाला, मूक नायक। 1927 में उन्होंने एक महर सत्याग्रह भी किया था। कहा क्या था, वही मुंबई में। तो महर सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया, महर वही कास्ट है जहां से वो बिलोंग करते थे, और वो अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी। तो इस सत्याग्रह में उन्होंने जो अनटचेबल कास्ट या महर कास्ट है उसके लिए काफी सारे राइट्स की डिमांड की। कैसे राइट्स, बिल्कुल बेसिक से राइट्स, जो कि मांगने नहीं चाहिए, ऐसे ही मिल जाने चाहिए थे, वो उनको मांगने पड़े। वो कौन से राइट्स थे, टेम्पल एंट्री, कि महर कास्ट को मंदिर में एंटर होने का राइट होना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक वाटर है या पब्लिक वेल कुआ होता है, वहां से पानी निकाल के पीने का अधिकार भी महर कास्ट को होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से राइट्स थे जो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल थे। तो उन्होंने महर सत्याग्रह करके राइट्स की डिमांड की कि पब्लिक वाटर हमें यूज करने का मौका मिलना चाहिए और टेम्पस में हमारी एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, नाउ साइमन कमीशन क्यों आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था। और इसमें कुछ रिफॉर्म करने के लिए, इसमें कुछ चीजें खराब थी या फिर कुछ कमियां थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो वो तो खैर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर जब साइमन कमीशन आया तो भीमराव अंबेडकर जी ने डिमांड की थी उनसे कि महर कास्ट या अनटचेबल्स के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करो तो उसमें एक प्रोविजन ऐड करो कि अनटचेबल के लिए कंपलसरीली एजुकेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इसके बाद 1930 में अंबेडकर जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था इंग्लैंड में, और वो लीडर बन के गए थे अनटचेबल्स एंड डाउन ट्रोडन के। तो उस टाइम पे जो सारे लोअर कास्ट होती थी, डाउन ट्रोडन मतलब जो जिनको उस टाइम पे निचली बिल्कुल छोटी कास्ट मानी जाती थी, उनके लीडर के तौर पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। ना पूना पैक्ट क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिश के एक पीएम हुआ करते थे, रैमसे मैकडोनल्ड। नाम इतना अच्छा है कि आपको याद रह जाएगा, रैमसे मैकडोनल्ड। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब से यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो उन्होंने प्रोविजन प्रस्ताव किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में होना चाहिए फॉर दलित। नाउ दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, उनका ये कहना था कि दलित का एक लीडर चुनाव पे खड़ा होगा और उसको वोट करने वाले सिर्फ दलित ही होंगे, उसके अलावा कोई वोट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि सारे दलित खुद मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन करने का राइट किसको मिलना चाहिए। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे अभी क्या होता है, अभी ऐसा कुछ कास्ट के बेसिस पर अलग अलग इलेक्शन नहीं होते, एक ही इलेक्शन होता है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए इसलिए क्योंकि जो मेन इलेक्शंस होते हैं उसमें दलित को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। तो एक दलित लीडर खड़ा होना चाहिए और उसको वोट करना चाहिए सिर्फ दलित लोगों को, ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि हमें रिप्रेजेंट कौन करे। तो ये प्रस्ताव किया था, ये प्रोविजन पास किया था किसने, रैमसे मैकडोनल्ड ने। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे, वो चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन महात्मा गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। वो ये कहते थे कि ये जो प्रोविजन है वो हमारे हिंदू को आपस में तोड़ देगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो वैसे ही चल रही है। अभी हिंदू में भी जो दलित है उसको आप सेपरेट कर दोगे तो उसमें बहुत सारे पार्टीशन हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। फिर इनके बीच में काफी सारी बहस होने के बाद, बातचीत होने के बाद फाइनली जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात मान ली
उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, इलेक्टोरेट हमें सेपरेटली नहीं चाहिए। इसी को ही कहते हैं पूना पैक्ट साइन होना। तो ये पूना पैक्ट किनके बीच में साइन हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसमें ये एग्रीमेंट किया गया था कि ठीक है, दलित के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने 1938 में एक बिल भी प्रेजेंट किया था मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वो बिल था अगेंस्ट द खोटी, जिसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। सो नाउ व्हाट इज जमींदारी सिस्टम? तो इट इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, जमींदार एंड पीजेंट। नाउ इस सिस्टम में पीजेंट मतलब पुअर फार्मर्स। नाउ इस सिस्टम में सरकार के पास जितनी जमीन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जमींदार को दे देते हैं, और इस जमीन के बदले जमींदार को हर साल एक फिक्स्ड रेंट पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। ना उस जमीन पे जो जमींदार है वो पीजेंट को हायर करेंगे फार्मिंग करने के लिए, और जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें से जितना चाहे वो उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जमींदार को हर साल एक फिक्स्ड रेंट देना होता है गवर्नमेंट को, और उसके बदले वो पीजेंट से जितना चाहे उतना प्रोडक्शन वसूल कर सकते हैं। तो इसमें पीजेंट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसकी वजह से इसे बैन करने की बात कही गई थी। फिर इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर के नाते इन्होंने क्या किया था, हमारी असेंबली में हिंदू कोड बिल प्रेजेंट किया था। ना हिंदू कोड बिल क्या था? ये हमारे हिंदू रिचुअल्स को या फिर जो ट्रेडिशंस थे उसको मॉडिफाई करने का बात करता था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ जो सिस्टम चल रहा है, कुछ रूल्स चल रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, ताकि विमेन को और ज्यादा रिस्पेक्ट या फिर उनका जो रोल है उसे एनहेंस किया जा सके। इसमें उन्होंने कहा था कि जो डाइवोर्स के रिगार्डिंग रूल्स हैं, या फिर जो मैरिज के रिगार्डिंग लॉज हैं, या इसके अलावा जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लॉज है, इसको चेंज करना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी में सिर्फ मेल मेंबर को ही हिस्सा मिलेगा, फीमेल को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इसके खिलाफ बात की कि नहीं, फीमेल को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अलावा मैरिज जो है वो लीगल मैरिजेस होनी चाहिए, मतलब उसके मैरिज सर्टिफिकेट्स बनने चाहिए, और अगर डाइवोर्स हो रहा है तो भी लीगली वो डाइवोर्स होना चाहिए। तो ये सारे सिस्टम को लेकर उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया, दैट इज हिंदू कोड बिल। लेकिन अपोजिशन की वजह से ये बिल कभी पास हो ही नहीं पाया, और क्योंकि ये बिल रिजेक्ट हो गया, इसीलिए उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। तो पहले वो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है। इसके बाद जब उनको ये दिखा कि जो हिंदुइज्म में जो अपर कास्ट है उनका एटीट्यूड दलित के खिलाफ चेंज नहीं हो रहा है, दलित के लिए उनका जो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए था, जो उनको मतलब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था, वो इम्प्रूवमेंट उनको दिखा नहीं। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, 1956 में हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने सॉरी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, तो हिंदुइज्म उन्होंने छोड़ दिया, फाइनली वो क्या हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। कब हुए? 1956 को, और इसी साल 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। Now we will discuss about Ambedkar's political thoughts. Now Ambedkar ji was supporter of democracy. Now democracy का मतलब क्या होता है? Rule of the people, by the people, for the people. तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन करना, रूल करना इज डेमोक्रेसी। ना उनका ये मानना था कि अगर हमें एक इगैलिटेरियन वैल्यूज को प्रमोट करना है सोसाइटी में, इगैलिटेरियन वैल्यूज का मतलब होता है इक्वालिटी की वैल्यूज, इक्वालिटी को अगर प्रमोट करना है तो वो कैसे हो सकता है? सिर्फ डेमोक्रेसी से ही हो सकता है, और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही लोअर क्लास का वेलफेयर पॉसिबल है। तो अगर आपने मोनार्की चलाई, अगर राजा का बेटा राजा बनने लगा, ऐसा हुआ, तो गरीबों का भला या लोअर क्लास का भला हो ही नहीं सकता। तो उनके वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। और डेमोक्रेसी भी कैसी? इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी की बात वो करते थे। इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे हर एक क्लास को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है। तो यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें हर एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। हर एक क्लास मतलब जो भी कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हर एक क्लास को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है तो सोशल वेलफेयर कभी हो ही नहीं सकता, और इक्वालिटी की वैल्यूज कभी प्रमोट हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको इक्वालिटी चाहिए, समाज में सबका वेलफेयर करना है, तो ये जरूरी है कि हर एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होने चाहिए। तो अगर किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं है, दैट मीन्स उस क्लास के लिए कोई भी जो रिक्वायर्ड रूल्स है उसे बनाया ही नहीं जाएगा, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉज ही नहीं बनेंगे। तो बहुत ऑब्वियस है कि वो बाकी क्लासेस से पीछे होते जाएंगे। तो अगर सबको एक साथ आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि जो रूलर्स हैं, जो वाकई में कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं, वहां पर हर एक पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि हर एक क्लास का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। फिर
इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे हर एक पर्सन का, हर एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो। ये इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा भेदभाव जो किसी क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ क्लासेस जो कि बाकी सोशल स्ट्रीम से या मेन स्ट्रीम से दूर हो गई हैं, उनको रिजर्वेशन मतलब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देना जरूरी है। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मली अगर हमने इसको राइट दिया भी, तो भी वो जो क्लास है वो इतनी पीछे जा चुकी है कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, तो अब क्या करो, उनको रिजर्वेशन दो, ताकि कुछ सीट्स उनके लिए ही रिजर्व रहे कि इस सीट्स में अगर रूलर बनेगा तो कोई इसी क्लास का पर्सन बनेगा या इसी कास्ट का पर्सन बनेगा। तो वो रिजर्वेशन को प्रमोट करते थे। और रिजर्वेशन तब तक रहनी चाहिए जब तक वो जो क्लास है वो मेन स्ट्रीम में या सोशल स्ट्रीम में शामिल नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए उनका ये कहना था कि सारे अगर डेमोक्रेसी में एगलिटेरियन मतलब इक्वालिटी का होना अगर जरूरी है, तो वहां पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए। अभी पॉलिटिकल व्यूज ऑफ अम्बेडकर जी अगर हम डिस्कस करें तो उनके कुछ व्यूज थे, जिसमें पहला था, उनको उनका ये कहना था कि हमारी डेमोक्रेसी में दो फैक्ट का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। दो फैक्ट में पहला फैक्ट कौन सा था? रूल ऑफ लॉ। और दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट मतलब जस्टिस, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस होता हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे नो वन इज अबव द लॉ। तो जहाँ पे जो जो लॉ है वो सबके लिए सेम है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सब पर सेम लॉ लागू रहेगा। तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ ना। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे सोशली इकोनॉमिकली कोई भी पर्सन पीछे नहीं रह गया हो, जिसका एक्सप्लोटेशन ना हो रहा हो, ऐसी सोसाइटी को बनाने की वो बात करते थे। तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में दो चीजें होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी जो जस्टिस इंश्योर करे और दूसरा रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा उनका ये मानना था कि जो सोशल जस्टिस है वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी सरकार है, उसकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इसका मतलब कि समाज में जस्टिस देना है, ये उनकी मर्जी नहीं होनी चाहिए कि मन किया तो जस्टिस दिया, मन नहीं किया तो जस्टिस नहीं दिया। तो ये उनके डिस्क्रिशन मतलब उनकी मर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये उनका ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी हो जानी चाहिए कि ये तो करना ही है। तो अगर आप एक रूलर हो, अगर आपको इलेक्ट किया गया है, अगर आप सरकार हो, तो आपको जस्टिस करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आपका डिस्क्रिशन या फिर आपकी मर्जी नहीं। फिर आता है, उन्होंने बात की है कि एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए उनको पार्लियामेंट्री ही सबसे या पार्लियामेंट स्टाइल ही सबसे बेस्ट लगती थी। पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे हर एक जो आपके स्टेट्स हैं, हर एक जगह के कुछ मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो वहां पे बैठेंगे, और वो हर एक एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके लिए लॉ बनाएंगे। ऐसा सिस्टम उनको प्रेफर करते थे। उनका ये मानना था कि गवर्नेंस का सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो कैपेबल भी है और वो सेंसिटिव भी है। कैपेबल का मतलब होता है कि वो बहुत समझदार है, उस काबिल है, और सेंसिटिव भी है ना। उनका ये मानना था कि अगर कोई इंसान बहुत काबिल है, मतलब होशियार तो बहुत है, बट सेंसिटिव नहीं है, मतलब सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर उसे किसी की दुख फील नहीं होता या किसी का डेवलपमेंट करने के थॉट्स नहीं आते, तो वो अपने दिमाग को गलत जगह पे यूज करेगा। और कोई इंसान सिर्फ सेंसिटिव है पर काबिल नहीं है, तो वो हमेशा बस रोता ही रहेगा कि ठीक है यार, ये इसका साथ बुरा हो गया, इसके साथ बुरा हो गया, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो एग्जीक्यूटिव दोनों होने चाहिए, बहादुर भी हो, बहादुर इन द सेंस कि काबिलियत भी होनी चाहिए उनमें, और वो सेंसिटिव भी होने चाहिए। तो काबिलियत कैसे? उनके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जो लेजिस्लेचर ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करे। ना लेजिस्लेचर आपकी लॉ पास करती है और उसे इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इतना काबिल होना चाहिए कि लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ पास किया है, जो भी डायरेक्शंस दिए हैं, उसे वो एग्जीक्यूट कर सके। और सेंसिटिव होना चाहिए ताकि वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों में से किसी के भी इंटरेस्ट को निग्लेक्ट ना करे। उसके पास इतनी समझ हो कि हर एक के साथ अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसे वो परख पाए और उसे सुधार पाए, है ना। तो काबिल रहना चाहिए मतलब जो भी लेजिस्लेचर ने कहा उसे एज इट इज फॉलो करे। और सेंसिटिव होना चाहिए मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के इंटरेस्ट को फुलफिल करता हुआ चले। फिर वो एक सिस्टम की बात करते थे, बैरियर एंड बैलेंस। ना बैरियर का मतलब होता है एक तरीके की बाधा, रुकावट, दीवार खड़ी कर देना। और बैलेंस का मतलब भाई स्टेबिलिटी। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास तीन मतलब हमारे जो गवर्नेंस है उसके तीन पिलर्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
वो कहते थे कि इनके बीच में एक बैरियर होना चाहिए। बैरियर करने का मतलब क्या है कि हर कोई सिर्फ अपने डोमेन में काम करता रहे, जहाँ पे हम जो हर एक हमारा एंगल है वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। तो चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, उसमें से तीनों जो पार्ट है वो अपना अलग अलग काम करे, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड हुए काम करे। लेकिन इसके बावजूद इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब ये कि ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर के पास सारी पावर्स आ गई है और इन दोनों के पास बहुत कम पावर्स बची हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जितना हिस्सा इसके पास है उतना ही हिस्सा इनके पास भी होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर की पावर्स, एग्जीक्यूटिव की पावर्स और जुडिशियरी की पावर्स तीनों लगभग लगभग एक जितनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और साथ ही में आपस में इंडिपेंडेंटली वर्क करे, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाए। इसके अलावा वो ये मानते थे कि हमारा जो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है ओवर एग्जीक्यूटिव, वो थियोरेटिकल और रियल दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ये इंश्योर करे कि जो भी ऑर्डर्स उसने दिए हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो कर रहा हो, और अगर एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर क्वेश्चन उठाए जाने चाहिए। ओके, फिर आता है द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव शुड बी एंश्योर्ड सो दैट द एफिशिएंट गवर्नेंस कैन बी कंडक्टेड। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब सरकार है, वो स्टेबल होनी चाहिए, तभी आपकी गवर्नेंस एफिशिएंट हो पाएगी। स्टेबल का मतलब क्या है? अगर बार बार तख्ता पलट हो रहा है कि अभी बीजेपी रूल कर रही है, अभी ये मिनिस्टर है, फिर बदल दिया, फिर कोई और मिनिस्टर है, फिर 2 महीने के बाद किसी और को बना दिया, तो अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा लंबे टाइम तक, तो कोई भी अच्छी पॉलिसी आ ही नहीं पाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर अच्छे से गवर्नेंस करना है तो एक इंसान को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो आपके एग्जीक्यूटिव में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बार बार जो सरकार है वो गिरनी नहीं चाहिए। फिर है उनका ये मानना था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज सच अ सिस्टम इन विच रिवॉल्यूशनरी चेंजेस कैन बी मेड। तो उनका ये मानना था कि आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर आप सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस कर सकते हो। रिवॉल्यूशनरी मतलब कम टाइम में बड़े चेंजेस करना। तो ये करना सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पास डेमोक्रेसी होगी। तो ओके, तो डेमोक्रेसी के अलावा किसी भी सिस्टम में शांति से, पीसफुली कोई भी चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी कास्ट, कलर, सेक्स, रेस, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी, इसके अगेंस्ट में मतलब इसको लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब कुछ पीसफुली, सब कुछ चीजें चेंज हो जाए, या पास्ट में हमने जो भी गलतियां की हैं उसे सुधार सके, तो उस चेंज के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। देन उनका मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए सोशल डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिक्स में रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हो, तो उसके लिए सोसाइटी में भी ऐसा डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम वो ये भी मानते थे कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए मल्टी पार्टी गवर्नेंस होना चाहिए। तो मान लो एज्यूम करिए अगर हमारी कंट्री में सिर्फ बीजेपी ही है, इसके अलावा कोई पार्टी है ही नहीं, तो बीजेपी को कभी खतरा ही नहीं होगा कि हम हार भी सकते हैं। और जब किसी को कोई खतरा नहीं होता, डर नहीं होता, तो वो कभी एफर्ट्स डालते ही नहीं है। ओके, तो अगर आपको पता है कि आपके अलावा कोई और पार्टी जीत ही नहीं सकती, आप ही की पार्टी है जो है, तो अगर जब तक ये चलेगा बीजेपी ही चलेगी। तो अगर आपको ये एश्योरिटी हो जाती है तो आपको किसी चीज का डर नहीं रहता, फिर आप एफर्ट्स डालते ही नहीं हो। तो उनका कहना था कि मल्टी पार्टी होनी चाहिए। तो जब तक आपका अपोजिशन स्ट्रांग है तब तक डेमोक्रेसी की सक्सेस होती रहेगी। जैसे ही क्वेश्चन करने वाला अपोजिशन अगर शांत बैठ गया, उसने क्वेश्चन करना छोड़ दिया, वहीं से डेमोक्रेसी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उनका ये मानना था कि मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत जरूरी है, तो स्ट्रांग अपोजिशन भी होना चाहिए और न्यूट्रल और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट भी होना चाहिए। मतलब जो आईएएस ऑफिसर हैं या जो आपके कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, यहाँ पे कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल मतलब किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं होने चाहिए। वो सारे जो भी जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर में जो भी लॉज बन रहे हैं उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं अंबेडकर के इकोनॉमिक थॉट्स। ना पॉलिटिकल थॉट्स हम कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल थॉट्स में हमने कवर किया कि वो डेमोक्रेसी को मानते थे। कैसी डेमोक्रेसी? जहाँ पे इक्वल राइट्स प्रमोट हो सके। और इक्वल राइट्स प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या बात की कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब रिजर्वेशन देना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने कुछ व्यूज थे कि कम से कम उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड जस्ट सोसाइटी। फिर उन्होंने बात की कि सोशल जस्टिस आपके एग्जीक्यूटिव की मर्जी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो प्रमोट करते थे। उनका मानना था कि एग्जीक्यूटिव कैपेबल भी होना चाहिए, सेंसिटिव भी होना चाहिए। बैलेंस और बैरियर की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर का पूरा कंट्रोल भी होना चाहिए। देन उन्होंने कहा जो हमारी गवर्नेंस को अगर स्ट्रांग या एफिशिएंट बनाना है
तो एग्जीक्यूटिव स्टेबल होने चाहिए, बार बार तख्ता पलट नहीं हो। देन उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए जा सकते हैं। सोशल डेमोक्रेसी भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मल्टी पार्टी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अंबेडकर के इकोनॉमिक थॉट्स ना। अंबेडकर जी के जो थॉट इकोनॉमिक आइडियाज हैं उन्होंने कहाँ लिखे हुए हैं, तो अपने एक बुक है प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो इस बुक के अंदर उन्होंने अपने सारे इकोनॉमिक थॉट्स को बताया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो अपर क्लास पीपल होते हैं वो कैसे वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि उनसे वो फायदा निकलवा सके, और वर्किंग क्लास जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन करती है, जो एक्चुअल में चीजें बनाती है, उन्हें अपने प्रोडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने बताया है कि अपर क्लास लोअर क्लास का बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करती है, और वो वर्कर क्लास जो इतना दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें उन्हीं के प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए अम्बेडकर जी सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को। नाउ सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ पे सारे रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय अ सिंगल पर्सन। तो ये सोशलिज्म ये इंश्योर होता है कि जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग ऑल द क्लासेस, या जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर, ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसको यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स सोसाइटी के हाथ में होते हैं, और ये इंश्योर करती है कि सारी चीजें इक्वली डिवाइड होनी चाहिए अमंग ऑल द पीपल। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि वही उन्होंने कहा था सोशलिस्ट सिस्टम कैसा होता है, जहाँ पे सोसाइटी हैज इक्वल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोसाइटी जो है वो इक्वली सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करती है अमंग ऑल द पीपल। तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के हाथ में होते हैं, ना कि किसी एक पर्सन के हाथ में, और ये इंश्योर होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके वेलफेयर के लिए यूज किए जा रहे हो, ना कि किसी एक पर्सन के प्रॉफिट के लिए। ना उनके मेन इकोनॉमिक आइडियाज में सबसे पहला है, अंबेडकर जी ने आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कुछ डीपीएसपी दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हालांकि जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू द गवर्नमेंट कि जब भी आपके पास सफिशियंट रिसोर्सेस हो तो आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसमें इन्होंने इंश्योर किया है कि आपके लॉ के प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक राइट्स और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। तो सबको इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, सबकी जो सोसाइटी में उनकी वैल्यूज सिक्योर रहेगी, ये इंश्योर करते हैं डीपीएसपी ना। सबसे पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि अगर सेम काम, मतलब सेम आवर्स के लिए अगर काम एक लड़का और लड़की कर रहे हैं, तो मैन को उसके लिए ज्यादा वेजेस दिए जाते हैं और फीमेल को उसके लिए कम वेजेस मिलते हैं। तो ये वो मना करते हैं, कहते हैं क्या कि सबके अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दोनों ने अगर एक जितना काम किया है तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। फिर है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनको कम से कम इतना रिसोर्सेस मिलने चाहिए कि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके, या अपना जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, इसे फुलफिल करने के लिए उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होने चाहिए। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर्स एंड एडल्ट वर्कर्स। जो चाइल्ड बच्चे काम करते थे तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करें ही ना, और जो उसके 14 से ऊपर के बच्चे भी अगर काम कर रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो। देन एडल्ट वर्कर्स की भी प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, ताकि उनके एक्सीडेंटल के चांसेस कम हो जाए या फिर फिजिकली मेंटली उनका टॉर्चर नहीं हो रहा। देन आता है लिविंग मिनिमम वेज। तो अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उनका कोई मिनिमम वेज रेट फिक्स होना चाहिए कि इससे कम में किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। स्पेशली हमारी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या होता है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का लेबर फिर बहुत सस्ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी के पास रोजगार है ही नहीं तो बहुत कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ मिनिमम वेज एक्ट बनाया जा सके। फिर आता है कंडीशन ऑफ वर्क। सिर्फ काम नहीं करवाना, उन्हें ऐसे अच्छे से काम करवाना है ताकि उनके पास जो वर्किंग कंडीशन है जहाँ वो काम कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। साथ ही में उन्हें भी प्रॉपर लीजर एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, मतलब प्रॉपर रिलैक्स टाइम मिलना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम मिलना चाहिए। देन आता है अगर किसी पर्सन को आप काम नहीं दे पा रहे हो, अगर कोई पर्सन बेरोजगार है या फिर बूढ़ा हो चुका है, अब काम नहीं कर पाएगा, बीमार है, डिसेबल हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है, तो क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो सरकार का फर्ज बनता है कि वो उन्हें कुछ मंथली असिस्टेंस दे, कुछ पैसा उन्हें दें ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके।
देन आता है 14 साल की कम उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। तो ये तो हालांकि अब क्या हो चुका है, फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो पहले डीपीएसपी में हमने लिखा हुआ था कि अगर जब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हो तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर जैसे हमारे पास रिसोर्सेस आए, हमने क्या किया, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया। हालांकि अगर आपने ये पढ़ा होगा, तो आप हिस्ट्री में, अगर आपने पॉलिटिक्स में इसको पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये 10 साल के अंदर अंदर करने के लिए बोला गया था। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में। उन्होंने कहा था 60 के अंदर अंदर ये फ्री एजुकेशन मिल जानी चाहिए। लेकिन हमने कब दी? 2008 में। हमने बहुत देर कर दी, पर हालांकि अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। देन अंबेडकर डिस्कस्ड इश्यूज लाइक लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, जमीन बहुत छोटी होती है, या फिर खूटी सिस्टम जो जमींदार की जमीन पे काम करते हैं। इसके अलावा मेहर वतन, या मेहर क्लास, जिस कास्ट से वो बिलोंग करते थे, उनको क्या होता था कि उन्हें गांव वालों को कुछ सर्विसेज देनी पड़ती थी इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड। तो उसकी वजह से उनका एक्सप्लोटेशन बढ़ता जा रहा था। कलेक्टिव फार्मिंग, मॉनिटरी मतलब मनी सिस्टम, लैंड रिवेन्यू और जमींदारी, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने काफी सारे इश्यूज की बात की थी। कि मेनली सारे इश्यूज किसके रिगार्डिंग थे? फार्मर्स के लिए, जिनके पास जमीन नहीं है, जो किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, या जिनके पास जमीन इतनी छोटी है कि वहां पे फसल उगा पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर जो बार्टर सिस्टम चल रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब जो भी आपका जमीन पे उन्होंने काम किया, उसका जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा जमींदार ने ले लिया। तो पैसा नहीं लिया, पूरा का पूरा प्रोडक्शन ले लिया। तो मॉनेटरी सिस्टम, इन सब के रिगार्डिंग, इश्यूज के रिगार्डिंग उन्होंने बात की थी। फिर आता है कंसीडर्ड नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज इनएविटेबल टू ब्रिंग सोशल इक्वालिटी। उनका ये मानना था कि अगर आपको चाहिए कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, हर एक क्लास को प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, या सबके पास प्रॉपर राइट्स हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दो। इसका मतलब है कि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सब कुछ सरकार के हाथ में हो जाएगी, तो वहां पे इक्वालिटी ले आना बहुत आसान हो जाएगा। देन अंबेडकर जी ने टैक्सेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी बातें की हैं कि टैक्सेस कितना लगना चाहिए और किस तरीके से वसूल करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे मैटर्स डिस्कस किए हैं। फिर आता है कि उन्होंने बात किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और दलित को अपलिफ्ट करना है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लेबर से रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेबर्स की तरह कौन काम करेंगे वहाँ पे? सारे डाउन ट्रोडन पीपल। और वहाँ पे अगर वो लेबर्स काम कर रहे हैं प्रॉपर, उनको सारे मिनिमम वेजेस वगैरह मिल रहे हैं, तो उनका जो है वो अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। तो अगर उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स की तो हम बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि सोसाइटी में तो वैसे भी उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट एटलीस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अंबेडकर जी के इकोनॉमिक व्यूज। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा अंबेडकर जी के व्यूज ऑन कास्ट और आगे भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।